नमस्ते, मैं राशिद। और अभी तक बिहार चुनाव के जो नतीजे आए हैं अपने आप में कई कहानी कह रहे हैं और कहानी के साथ कई संकेत है और कई संदेश है। कहते हैं बिहार का जो मैंडेट होता है ना, यानी जो बिहार का जनादेश होता है, ये तय करता है कि बिहार से लेकर के मगध से लेकर के मिथिला तक, पाटलिपुत्र से लेकर के नालंदा तक और नालंदा से लेकर के दिल्ली तक किस तरह का प्रभाव छोड़ेगा। एक ऐसे वक्त में जबकि ये कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव एग्जिट पोल में आगे निकल जाएंगे, लेकिन एग्जैक्ट पोल ने ये बातें नहीं बोली और अब समझ में आ रहा है कि लगातार चौथी बार नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और उस पंक्ति में जाकर के शामिल होंगे जिस पंक्ति में मोहनलाल सुखाड़िया का नाम है, जिस पंक्ति में ज्योति बसु का नाम है, जिस पंक्ति में बड़े बड़े नेताओं जैसे नवीन पटनायक जैसों का नाम है। और अभी तक का आंकड़ा ये बताता है एनडीए 125 सीटों पर आगे और इसके अलावा महागठबंधन 105 सीट पर आगे, 3 पर एलजेपी आगे चल रही है, 10 सीट पर अभी अदर्स के खाते में आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं बिहार चुनाव में। लेकिन इस बीच पहली जीत सामने आई है। बिल्कुल, तो दरभंगा की केवटी सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। हालांकि इसका भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन अभी भी बीजेपी ने जश्न की तैयारियां शुरू कर दी हैं और कई जगह से जश्न की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। मजबूती से चुनाव लड़ रही थी कि सभी कार्यकर्ता लगे हुए थे। ये कार्यकर्ताओं की जीत हुई है, पूरे एनडीए कार्यकर्ताओं की जीत हुई है। प्रयास तो कार्यकर्ताओं ने किया है, क्योंकि संगठन हम लोग का इतना मजबूत है एनडीए संगठन कि उसके सामने परास्त होना उनका तय था, पूर्व से ही तय था। जब ही वो क्षेत्र बदल के आए उसी समय वो हार स्वीकार कर लिए थे। सारा वही समीकरण फेल हो गया। वही समीकरण के लोगों ने मुझे पर्याप्त मात्रा में मदद की। जनता विकास के नाम पर हमको वोट की, क्योंकि अभी तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं देश के, उनका जो मुद्दा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सुबह तक जहां पर सन्नाटा छाया हुआ था, अभी शंख बज रहा है। हालांकि वोटों की गिनती अभी भी जारी है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा गया है कि वोटों की गिनती देर रात तक चलती रहेगी और इलेक्शन कमीशन ने साथ ही ये भी कहा है कि अभी तक चूंकि लगभग 7.25 करोड़ के आसपास वोटर्स हैं, इनमें से 4 करोड़ वोटर्स ने अपना वोट कास्ट किया था और इन 4 करोड़ में से महज 1 करोड़ की अभी तक गिनती हुई है। इसका मतलब यह है, अभी का हालांकि ताजा अपडेट बता दें, इमामगंज से जीतन राम मांझी आगे चल रहे हैं, बांकीपुर से बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। बांकीपुर का मतलब यह है कि लव सिन्हा पीछे चल रहे हैं और बांकीपुर के अलावा बाकी जो पटना की सीटें हैं इसके बारे में आपको बताएं, शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा बांकीपुर से पीछे चल रहे हैं और केवटी से अब्दुल बारी सिद्दीकी हार गए हैं। पटना साहिब से मंत्री नंद किशोर यादव भी आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, तो ये विजयी घोषणा कर दी गई है क्योंकि बीजेपी ने एक सीट जीत ली है और उसके बाद ये विजय शंखनाद किया गया है बीजेपी की ओर से। और कहीं ना कहीं अब जो बीजेपी प्रत्याशी हैं, हो सकता है उनकी रात की नींद बेचैन रही हो, लेकिन अभी उन्हें कुछ हद तक अब चैन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार इंट्रोड्यूस कर देता हूं जितने भी गेस्ट मेरे साथ में हैं। जेपी दीवान जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ में हैं, एसके पांडे जेडीयू के नेता हैं और इसके अलावा आनंद कुमार झा भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और पीसीआर टीम के और भी गेस्ट हैं मेरे साथ। अच्छा, जेडीयू के नेता मोहम्मद नेमतुल्ला भी मेरे साथ में हैं, यानी जेडीयू के दो नेता मेरे साथ में हैं, एसके पांडे जी हैं और मोहम्मद नेमतुल्ला भी मेरे साथ में हैं। एसके पांडे जी, पहला सवाल मैं आपसे ही करूंगा। इस सेशन में कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बिग ब्रदर बनकर के उभरी है और बीजेपी और भी ज्यादा मजबूत हो गई है और बीजेपी जो चाहती थी ठीक उसी तरीके के से हुआ जैसे चिराग पासवान को प्लान किया गया था। स्ट्रैटेजी के हिसाब से सब कुछ वैसा ही चला है। क्या जेडीयू अंदर ही अंदर जेडीयू को आगे भविष्य में डर भी लगता है या नहीं? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि कई जगह पर कैलाश विजयवर्गीय ने यहां तक भी कहा है कि नेतृत्व के बारे में, सरकार के बारे में, गठबंधन को लेकर के अंतिम फैसला शाम तक किया जाएगा। ऐसा है कि ये चुनाव के पहले से भ्रम फैलाया जा रहा है कि बीजेपी ऐसा चाहती है। बीजेपी के सारे बड़े नेताओं ने, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार हैं, हम उन्हीं के नेतृत्व में लड़ रहे हैं और वही मुख्यमंत्री होंगे। तो जब मोदी जी इस बात को कह चुके हैं, अगर दूसरा कोई भैया नेता बोलता भी है तो उसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है। आनंद कुमार झा जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मेरे साथ में जुड़े हैं। आनंद कुमार झा जी, अलग अलग मीडिया चैनल्स को और अलग अलग जितने भी माध्यम हैं उन्हें कैलाश विजयवर्गीय क्यों कह रहे हैं कि शाम तक गठबंधन को लेकर के और शाम तक नेतृत्व को लेकर के कोई अंतिम फैसला करेंगे? क्या नीतीश कुमार के नाम को लेकर कोई शक शुबा है क्या?
मेरी दृष्टि में ये तो खबर नहीं आई है, लेकिन पहले से ही ये तय था कि नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और कम ज्यादा होने के बावजूद भी हम लोग एक साथ रहेंगे। हमने पूरे अलायंस में आज तक के इतिहास में कहीं पर में भी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हमारा कहीं नहीं रहा है और उसी चीज को देखते हुए हम लोगों ने निर्णय किया था और आगे भी हम लोगों का यही निर्णय रहेगा। नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश जी के हालांकि आपके लिए आपको बहुत मुबारकबाद मैं देना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट अभी तक शुरुआती रुझानों में, मैं शुरुआती इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह कहा गया है कि अभी तक 4 करोड़ वोट जो कि कास्ट किए गए हैं उनमें से महज 1 करोड़ वोट की ही गिनती हुई है। यानी अभी भी इसका मतलब यह माना जाए कि लगभग 29-30% वोटों की ही गिनती हुई है और बाकी जो गिनती होते होते रात का वक्त भी गुजर जाएगा। लेकिन जेपी दीवान जी कहते हैं, हालांकि मेरे सीनियर कोलीग आशीष सिंह भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। अ वेरी वार्म वेलकम आशीष। जेपी दीवान जी के पास में चलते हैं हम। जेपी दीवान जी, बिहार में 1 मिनट, मेरे पास कोई कमांड आई है। राशिद अल्वी कांग्रेस के नेता कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनते हैं उसके बाद चलेंगे। कि पिछली बार भी बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने मिठाइयां बांटनी शुरू कर दी थी और पटाखे छोड़ने शुरू कर दिए थे और बिल्कुल आखिर में पता चला कि उनकी सरकार नहीं बनी है। तो बीजेपी अभी खुशियां मना रही है, लेकिन मुझे लगता है कि 2-3 घंटे के अंदर तस्वीर साफ हो जाएगी। उदित राज जी का सर एक ट्वीट में, अगर डायरेक्शन जो है मार्स और मून को धरती से जा सकते हैं, अर्थ से जा सकते हैं, तो कंट्रोल किया जा सकता है उनको, तो ईवीएम को क्यों नहीं हैक किया जा सकता? देखिए, ये बात तो मैं लगातार कह रहा हूं। मैंने पार्लियामेंट के चुनाव में भी कहा था, ईवीएम के अंदर जितनी छेड़छाड़ की जा सकती है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। ईवीएम पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। देश के अंदर बहुत बड़ा देश है, बैलेट पेपर से ही इलेक्शन होना चाहिए। अमेरिका का इलेक्शन अभी हुआ है, नतीजा अभी आया भी नहीं पूरे तरीके से, बैलेट पेपर से हुआ है। जापान के अंदर बैलेट पेपर से होता है, इंग्लैंड के अंदर बैलेट पेपर से होता है, एडवांस कंट्रीज है। हमारे यहाँ ईवीएम से ईमानदारी का इलेक्शन नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं। वरिष्ठ पत्रकार जेपी दीवान के पास में चलूं, हालांकि मुझे जाना था जेपी दीवान जी के पास में, लेकिन आनंद कुमार झा जी के पास में चलते हैं। आनंद कुमार झा जी, कांग्रेस जब जीतती है तो ईवीएम बम बम, और कांग्रेस जब हारती है तो कहती है ईवीएम नहीं है, ये एमवीएम है, मोदी वोटिंग मशीन। राशिद अल्वी ये कहने लगे हैं ईवीएम में रिगिंग हुई है, ईवीएम में गड़बड़ झाला हुआ है। उनका कहना यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र है कि ईवीएम में गड़बड़ झाला करते हैं। राशिद जी, मैं राशिद अल्वी जी को कहना चाहता हूं, जब छत्तीसगढ़ में सरकार बनी, क्या गड़बड़ झाला से सरकार बनी? इनको अपने ही सरकार पर में प्रश्न चिन्ह लग रहा है, दिख रहा है। राजस्थान में सरकार बनी तो ईवीएम की गड़बड़ी से हुई। इस तरह की बात करके कांग्रेसी अपने ही लोगों को और अपने ही विश्वास को समाप्त कर रहे हैं और कांग्रेस की परंपरा रही है कुछ भी अच्छी चीजों को अच्छा ना कहना, सिर्फ घूम फिर के। और ये लोग जो है माँ बेटे की पार्टी और बाप बेटे की पार्टी के साथ चलेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। बिहार के विकास और भारत के विकास की बात करने वाले लोगों के संदर्भ में जब संशय करेंगे तो जनता इनको पनिशमेंट देती रही है और आगे भी देती रहेगी। ठीक है, आपका क्या कहना यह है कि जनता इन्हें सजा देती रही है और आगे भी देती रहेगी, और नेपथ्य में ये बिहार की राजनीति में आगे भी रहेंगे। जेपी दीवान जी के पास में चलते हैं। जेपी दीवान जी, ऐसा क्यों लग रहा है? बिहार की राजनीति के बारे में कहते हैं कि बिल्कुल क्रिकेट मैच की तरह चलती है। हालांकि 15 साल पर राजनीति अपनी दशा और दिशा बदल लेती है, लेकिन इस बार ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, ऐसा मुझे क्यों प्रतीत हो रहा है, इस तरह का फीलर मुझे क्यों मिल रहा है कि एक ड्रेसिंग रूम के अंदर जेडीयू बैठी, एलजेपी बैठी, भारतीय जनता पार्टी बैठी, और तीनों के बीच बात यह हुई कि एंटी इनकम्बेंसी है नीतीश कुमार के साथ में। नीतीश को लेकर के कई चीजों की नाराजगी है, तो एक काम करो, आप अलग से जाकर के कूद पड़ो, और जहां पर यह लगे कि नीतीश का वोट बैंक आरजेडी की तरफ जा रहा है तो आप ये कहें कि जेडीयू वाला वोट बैंक जो है हमारी तरफ लेकर के आए, और जहां पर एलजेपी नहीं खड़ी है वो सारा का सारा वोट भारतीय जनता पार्टी को दे दें। और अभी तक तो यही समझ में आ रहा है, क्या ये सही है?
देखिए कुछ हद तक तो सही हो सकता है ये, जहां एलजेपी के जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और एलजेपी के काफी वोटर्स हैं, वहां उसका फायदा जरूर भारतीय जनता पार्टी को मिला होगा। लेकिन जो एलजेपी ने वोट काटने का काम भी किया है, जेडीयू के वोट काटने का काम भी किया है, तो दोनों तरफ ये दुधारी तलवार की तरह काम किया है एलजेपी ने। और जहां तक ये अभी जो सवाल उठ रहे ईवीएम मशीन, मैं ईवीएम मशीन पे इसलिए जाऊंगा क्योंकि अभी तक जितने भी आरोप लगे हैं ईवीएम को लेकर के, कोई भी पार्टी, इवन भारतीय जनता पार्टी से शुरू करके आज तक एक भी पार्टी, एक भी एक्सपर्ट प्रूव नहीं कर पाया है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, उसको वो किया जा सकता है। साधना भारती कांग्रेस की नेता मेरे साथ में जुड़ी हैं। साधना भारती, परसों आपसे बात हो रही थी, आप बहुत कॉन्फिडेंट थी। परसों आपसे बात हुई, आपकी बातों से ये समझ में आया कि आप लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन जब ऐसा लगने लगा कि फिर से हार का सामना करना है, जब ऐसा लगने लगा कि 89 के बाद से लेकर के आज तक कांग्रेस की वापसी नहीं हुई, आगे भी नहीं होगी, तो ये कहने लगे ईवीएम गड़बड़ है, ये कहने लगे कि सैटेलाइट कंट्रोल हो जाती है तो ईवीएम भी कंट्रोल कर लेंगे। ये कौन सा रोना रोते हैं? अगर हारेंगे तो ईवीएम और जीतेंगे तो बम बम, मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। और कड़वा कड़वा थू तो हम नहीं करते कभी भी। और दूसरी बात ये सबसे महत्वपूर्ण कि अभी हार स्वीकार करना या जीत के लिए लड्डू खा लेना, मिठाइयां खा लेना या पटाखे फोड़ देना, देखिए मुझे लगता है बहुत ही जल्दबाजी होगी। अभी चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता में देख रही थी और चैनल्स के माध्यम से आपके, और ये देखा मैंने कि अभी केवल 25% वोट काउंट किए गए। अरे साधना भारती, उदित राज ने जो कहा है ना, उससे मुझे बहुत ज्यादा हैरानी होती है। आपके बहुत बड़े नेता हैं। अरे जो आप क्या बात कर रही हैं? अरे क्या बात कर रही हैं? उदित राज ने जानते नहीं, मैं बताता हूँ। साधना भारती मेरी बात सुनिए। कांग्रेस पार्टी की अच्छा, मतलब उदित राज को आप खारिज कर रही हैं, मतलब उदित राज को आप खारिज कर रही हैं जिन्होंने ये कहा जब मंगल ग्रह और चांद। एक मिनट, मेरे पास कोई कमांड आई है पीसीआर से, मेरे पास कोई कमांड आई है। किसकी बाइट? उदित राज ने क्या कहा है आपको आगे सुनाएंगे। उन्होंने बोला जब मंगल ग्रह और चांद की ओर जाते उपग्रह यानी सैटेलाइट की दिशा को धरती से नियंत्रित किया जा सकता है तो ईवीएम हैक क्यों नहीं हो सकती? साधना भारती, ये बात कही गई आपकी नेता की तरफ से। अरे तो अगर उन्होंने कहा है तो पार्टी की तरफ से ये बात कोई ऑथराइज्ड नहीं है, ऑफिशियली कोई बयान नहीं दिया गया। राहुल गांधी ने ईवीएम को एमवीएम कहा तो वो भी गलत है, यही कह रही है ना? राहुल गांधी ने ईवीएम को एमवीएम कहा, राहुल ने ईवीएम को एमवीएम कहा, एमवीएम मोदी वोटिंग मशीन, राहुल गांधी ने ये बोला है। व्यक्तिगत तौर पर आपको ये कह रही हूँ और आज नहीं कह रही हूँ मैं मनीष अवस्थी जी की कई डिबेट में आप सुनने की तो थोड़ी क्षमता रखिए। आपने मुझसे पूछा, मुझे उत्तर देने दीजिए। मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते कह रही हूँ कि ईवीएम अभी बहस का मुद्दा हम नहीं बना रहे हैं। ईवीएम हमारे लिए कोई बहस का मुद्दा नहीं है। अगर उदित राज जी ने कोई इस तरह का प्रश्न उठाया है तो आप मीडिया वाले हैं, आप जाइए। राशिद अल्वी ने भी उठाया है, राशिद अल्वी ने भी उठाया है, राहुल गांधी ने भी उठाया है, नहीं उठाया है। राहुल गांधी ने कहा है ईवीएम एमवीएम है। राहुल गांधी ने कहा है ईवीएम एमवीएम है। नो, अगर आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और आपको अपने पूर्व अध्यक्ष के बयान के बारे में नहीं पता तो मुझे बहुत अफसोस है, मुझे बहुत अफसोस है। साधना भारती, मुझे बहुत अफसोस है। साधना भारती, यहाँ पर ज्ञान की परीक्षा नहीं हो रही है। नहीं नहीं, नो नो, नहीं 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 नहीं, चिल्ला करके सच नहीं बोला जाता। मुझे ऐसा लग रहा है दुखती रग पे हाथ रख दिया मैंने, मुझे ऐसा लग रहा है दुखती रग पे हाथ रख दिया, मुझे दुखती रग पे हाथ रख दिया है शायद। नहीं नहीं नहीं, फ्रस्ट्रेशन नहीं, हम फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे, हार को स्वीकार करेंगे। साधना भारती, नो नो साधना भारती, नो साधना भारती। आनंद कुमार झा आपको जवाब देंगे। आनंद कुमार झा जवाब दें। आनंद कुमार झा, और याद रखिएगा चिल्ला करके सच नहीं कहा जाता। आप नेपथ्य में हैं, कांग्रेस नेपथ्य में है साधना भारती, याद रखिएगा। आनंद कुमार झा बोलिए। राशिद जी पूछने के लिए पत्रकार, कांग्रेस पार्टी, मैं भी पत्रकार हूँ। ऐसा ना, मुझे मेरा धर्म मत बताइए। साधना भारती, मुझे मेरी ड्यूटी मत बताइए। मैं मॉडरेटर हूं, जितना मैं बोलने के लिए कहूंगा उतना ही बोलेंगे आप। बोलें, आनंद कुमार झा जी बोले। राशिद जी, भारत की जनता और बिहार की जनता इनके नेता के द्वारा चीन की चटनी और चीन की चाशनी खाते हुए देखा है। और चीन से चंदा लेने वाले को बिहार की जनता और भारत की जनता कैसे टॉलरेट कर सकती है? तो राहुल गांधी जी को और राहुल गांधी लीडेड कांग्रेस को किसी भी स्थिति में टॉलरेट करने के लिए बिहार और पूरे भारत की जनता तैयार नहीं है। ठीक है ना आनंद कुमार झा। दूसरी बात, तभी तो जाकर के राहुल गांधी को जब कुछ नहीं समझ में आया, आनंद जी, जब कुछ नहीं समझ में आया
तो वहां पर ये रावण राग छेड़ दिया था, जो कि मेरी नजर में, मेरे नजरिए में बहुत ही हल्का बयान था, बहुत ही हल्का बयान था, स्तरहीन बयान था। अगर मेरे देश के नहीं मेरे देश के प्रधानमंत्री को साधना भारती आपकी चीख, आपके शब्द ये बता रहे हैं, आपके शब्द ये बता रहे हैं, नहीं, प्रधानमंत्री को रावण मत बोलिए मैडम प्लीज। नहीं मैम नहीं, प्रधानमंत्री को रावण नहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री को लेकर के आप शब्द, वो प्रधानमंत्री आपके भी हैं, प्रधानमंत्री मेरे भी हैं, प्रधानमंत्री आशीष के भी हैं, प्रधानमंत्री प्रिया के भी हैं, प्रधानमंत्री आनंद झा के भी हैं, प्रधानमंत्री जेपी दीवान के भी हैं। रुक जाइए आनंद कुमार झा बोलिए, रुक जाइए आनंद झा बोलिए। राशिद जी, इन लोगों की चोर को अच्छा कहना ये रच बस गया है, लेकिन भारत के उत्थान के लिए, भारत की गरिमा को बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया में श्रेष्ठतम जो लीडरशिप का नाम आता है आज के तारीख में, उसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी का नाम है। और उस पर मैं प्रश्न चिन्ह लगाना, और पूरी दुनिया की लीडरशिप इन लोगों को सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी में दिखता है, और उसी तरह से आरजेडी के लोगों को मीसा भारती, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप में दिखता है। मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा था कि माँ बेटे की पार्टी, बाप बेटे की पार्टी, इसको कॉमन मैन की पार्टी जब तक नहीं बनेगी, और हमारी जो पार्टी है वो कॉमन मैन की पार्टी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं जन्म से सीएम हूँ और जीवन पर्यंत सीएम रहूंगा, यानी कि कॉमन मैन रहूंगा। तो इन लोगों को कॉमन मैन की चिंता नहीं है। राहुल गांधी शांत, चीखेंगे चिल्लाएंगे, चीखने चिल्लाने से कभी भी वजन वाली बात नहीं होती। चीखे चिल्लाइए नहीं, चीखने चिल्लाने से कभी भी वजन वाली बात नहीं होती। आपके पास में जो माइक लगा हुआ है बहुत अच्छा माइक है, उसके जरिए आपकी आवाज ठीक तरीके से जा रही है। साधना भारती, अगर एक अच्छे प्रवक्ता की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि एक अच्छा श्रोता भी बने। अगर अच्छा वक्ता और प्रवक्ता बनना है तो फिर बहुत अच्छा होगा कि आप अच्छी श्रोता भी बन करके बैठे। जानती हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है साधना भारती, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी दुखती रग पे हाथ रख दिया मैंने। अरे हार को स्वीकार कीजिए भाई, अरे स्वीकार कीजिए, चेहरे पर मुस्कान ले आइए, साधुवाद लेकर के आइए, हार को स्वीकार कीजिए, अच्छा लगेगा। संयम बरतें थोड़ा सा। चीखने चिल्लाने में विचारों का दिवालियापन होता है, चीखने चिल्लाने में विचारों का दिवालियापन होता है। जेपी दीवान जी, अगर कांग्रेस की आवाज ऊंची हो गई है, क्या ये माना जाए कि इन लोगों को ये समझ में आ गया है कि हर जगह से हाशिए पर चले गए हैं? क्या इनके ये समझ में आ गया है कि बिहार में तो ये हाशिए पर थे ही, ये कभी भी मुख्य धारा में नहीं आ सकते? सिर्फ जेपी दीवान बोलेंगे, सारी आवाज नीचे। जी जेपी दीवान बोलेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं इनके पास जवाब नहीं है कि ईवीएम की, इसीलिए विचारों का दिवालियापन होता है, तभी चिल्लाते हैं। जो ईवीएम को लेकर के सवाल खड़े करना शुरू किया है, ये थोड़ा सा हताशा की तरफ भी इशारा करता है। ठीक है, लेकिन इसमें तथ्य होते हैं ईवीएम को लेकर के आज तक, मतलब कोई इसको चैलेंज नहीं कर पाया है, और उसमें कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम आ सकती है लेकिन उसको हैक नहीं किया जा सकता। दीवान जी, और दीवान जी, ये जो आपने कांग्रेस की बात की, वो बूथ लूट, साधना जी सुन लेते हैं। साधना जी वन बाय वन, साधना जी आप प्लीज, आप भी बोलेंगी तो कोई इंटरफेयर करेगा, ठीक नहीं लगेगा। साधना जी वन बाय वन बात कर लेते हैं आराम से। भाजपा के नेता लिखते हैं किताब, तब इनको याद नहीं आता। और मैं ठीक है साधना जी, आप भी बोलिएगा ना, जब आप बोलेंगे तो कोई इंटरफेयर करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। साधना जी आराम से, साधना जी वन बाय वन, साधना जी प्लीज, साधना जी धैर्य रखिए, वन बाय वन, दीवान जी वन बाय वन, जीत सकती है दीवान जी वन बाय वन, अभी साधना जी दीवान जी वन बाय वन। अगर हम सब बोलेंगे एक साथ में तो किसी को सुनाई नहीं देगा। साधना जी एक बात बताइए, और आई वुड रिक्वेस्ट दीवान जी, आपने जो हताशा वाली बात की, क्या ये एक स्ट्रैटेजी है कि जब आप 70 सीटों पर लड़ें और केवल आप 17 सीटों पर लीड करते हुए नजर आए, महागठबंधन जीतेगी या नहीं जीतेगी, हारेगी या नहीं हारेगी, उसके लिए 5-7 घंटे बाकी हैं, लेकिन कांग्रेस एज अ पार्टी इसमें सबसे बड़ी लूजर उभर कर सामने आ रही है। ये ट्रेंड से ये साफ हो गया है। सरकार किसकी बनेगी नहीं बनेगी वो आगे की बात है, लेकिन ये तो साफ हो गया है कि आरजेडी ने अच्छा परफॉर्म किया है। ये 20-25% की भी इनकी स्ट्राइक रेट नहीं है। अब मेरा प्रश्न साधना जी आपसे है, क्या ये ऑफिशियली ईवीएम को ब्लेम नहीं करके अनऑफिशियली 2-4 लीडर्स का ये बोलना, ये हताशा नहीं, मुझे लगता है कि ये लीडरशिप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आए, राहुल गांधी की पे उसकी भूमिका बनाई जा रही है? साधना जी देखिए, पहली मैं दरख्वास्त करूंगी, मेरे बीच में मत बोलिएगा, मैं अपनी बात पूरी बड़ी शालीनता के साथ रखना चाहती हूँ।
मैं ये कहना चाहती हूँ राष्ट्र प्रवक्ता के नाते, बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल पर जब भी डिबेट होती है सार्थक डिबेट होती है, लेकिन आज जब मैं ये सुन रही हूँ कि आप हार स्वीकार कर लीजिए, आप भी जानते हैं अभी वोटिंग की काउंटिंग होना बाकी है, 3 करोड़ वोट मायने रखता है और उन 3 करोड़ वोटों की आप वोटिंग होने दीजिए, उसके बाद हम तय करेंगे कि लालटेन हाथ पकड़ के लालटेन की रोशनी रात के अंधेरे में जलेगी और लालटेन उजाला करेगा, ये आप देखिएगा। और दूसरी बात ये कह देना कि ये तो धैर्य खो रही है और इस तरह की बात, इसलिए देखिए बात रही, अगर आप प्रधानमंत्री जी के ऊपर टिप्पणी की बात करते हैं और आपको दुख होता है, तो जो प्रधानमंत्री अपनी गरिमा खोते हुए एक महिला लोकसभा सांसद को सुपर्णका कहते हैं, तब क्यों नहीं दर्द होता? तब भी दर्द होना चाहिए, उस बात को क्यों नहीं उठाया जाता? तो आप एक अभी प्रवक्ता बैठकर ये कह रहे थे सबसे ज्यादा गरिमावादी बात अगर करते हैं मोदी जी करते हैं, क्या एक महिला को सुपर्णका कहना गरिमावादी बात है? मुझे तो नहीं लगता। तो आप कृपया सोच समझ के अपनी बात को रखें। और दूसरी बात ये कि हार का ठीकरा फोड़ देना और जीत के लिए मिठाइयां खाना, इसके लिए धैर्य रखिए। कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, महागठबंधन अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और आने अभी वोटिंग, आप अभी काउंटिंग तो होने दीजिए। बढ़िया, ठीक है। अब आप थोड़ा सा रिपीटेशन पे आ गई है। दीवान जी, ये क्या ट्रेंड इस तरफ इंडिकेट नहीं कर रहा है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ये भूमिका बनाई जा रही है कि लीडरशिप पर क्वेश्चन ना उठे, एमजीपी का जो भी हाल होगा सो होगा, लेकिन कांग्रेस का काफी ज्यादा बुरा हाल है, ये तो तय लग रहा है। दीवान जी, नहीं देखिए, कांग्रेस करीब 19 सीटों पर आगे है, 70 सीटें लड़ी हैं। पिछली बार की तुलना में पिछली बार 27 सीटें जीती थी इनने, लेकिन अभी जो है अभी जिस हिसाब से ट्रेंड आ रहे हैं उसमें आरजेडी तो आगे है लेकिन कांग्रेस पीछे है। और जहां तक ईवीएम को ब्लेम करने का सवाल है, बहुत जल्दबाजी होगी, अभी तो अभी काउंटिंग पड़ी है, अभी पहला रिजल्ट 2 बजे आया है, अभी आधे से ज्यादा काउंटिंग बाकी है। हो सकता है पासा पलट जाए, हो सकता है अच्छा परफॉर्म कर लें, तो उसको वो जो आपने शुरू किया था ना कि क्रिकेट है क्या ये, तो लोगों को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से लेना चाहिए। अच्छा परफॉर्म कर लेगी कांग्रेस तो फिर मतलब ये होगा क्या कि ईवीएम अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो टैंपर्ड ईवीएम ठीक हो गया है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी। साधना जी से हमने काफी कुछ सुना, लेकिन ध्यान दीजिएगा, चाहे वो संजय निरुपम हो, कपिल सिब्बल हो, देश हो या विदेश हो, ईवीएम पर क्वेश्चन लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑन रिकॉर्ड भी उठाए गए हैं और वो टॉप लीडरशिप से भी है। तो राशिद, ये एक भूमिका बनाने वाली एक और अटेम्प्ट लग रहा है कि लीडरशिप पर क्वेश्चन नहीं आए, ब्लेम नहीं आना चाहिए। कितनी अच्छी बात है ना आशीष, कितनी अच्छी बात है। अगर मैं और आप में से कोई अपना एक शो या अपना एक बुलेटिन खराब कर देते हैं तो हम सीधे जाकर के कहते हैं कि भैया हमसे गड़बड़ हुआ है, हमने ही गड़बड़ की है। लेकिन यहां पर टॉप लीडरशिप को बचाने की कोशिश की जाती है। अगर टॉप लीडरशिप जाकर के, कैसे आशीष, ऐसे ही बाहें यूं ही चढ़ाते हैं ना आशीष, ऐसे वाला जो बाहें चढ़ा करके बड़ी बड़ी बातें कह करके आते हैं। और हम पूछेंगे, अभी सुबह तक जब ट्रेंड अलग तरीके के आ रहे थे, हमने ये कहा था डबल युवराज चल गए हैं, लेकिन अब हम पूछेंगे डबल इंजन की सरकार चली है या फिर डबल युवराज चले हैं। और हाँ, जेडीयू से भी हम पूछेंगे, क्योंकि पिछली बार आपकी सीटें थी 71, लेकिन इस बार आपकी सीटें 50, 52, 53 के आसपास ही अगर जाती हुई नजर आ रही हैं। ये कितना बड़ा नुकसान है आपके लिए, ये आपके वोट बैंक में कितनी बड़ी सेंध है। अगर सेंध लगी है तो ईबीसी में लगी है, ओबीसी में लगी है, महादलित में लगी है, मुस्लिम में लगी है, कोयरी में लगी है, कुर्मी में लगी है या कुशवाहा में लगी है। मशहूर कवि दुष्यंत कुमार ने एक बात कही है कि मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू नहीं समझेगा सियासत, तू अभी नादान है। और नीतीश कुमार की सियासत को लेकर के यही बात कही जाती है। सोशल इंजीनियरिंग एक बार फिर से नीतीश कुमार की चली है, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग के साथ साथ जो इलेक्शन मैनेजमेंट होता है, ये एक सबसे बड़ी बात है। और इन्हीं सब खबरों के बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। दरभंगा शहर सीट से संजय सरावगी 11,000 वोट से जीत गए हैं। पिछली बार 7,000 वोट से जीते थे संजय सरावगी, सिटिंग एमएलए हैं। 30 राउंड की काउंटिंग के बाद बीजेपी ने जीत दर्ज की है। आरजेडी के अमरनाथ हार गए हैं। औपचारिक ऐलान अभी भी बाकी है। अभी की बड़ी खबर है, क्योंकि दरभंगा शहर एक ऐसी सीट है जहां पर राजपूत वोट बैंक है, जहां पर भूमिहार हैं और जहां पर कोयरी मतदाता हैं। और कहते हैं कि राजपूत, भूमिहार और कोयरी मतदाता ये मिलकर के बीजेपी और जेडीयू का वोट बैंक बनाते हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, बिहार चुनाव में रुझानों के बीच पहली जीत की खबर है। दरभंगा के केवटी सीट से बीजेपी उम्मीदवार जीते हैं। केवटी से मुरारी मोहन झा जीते हैं। आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी को 8,000 वोट से हरा दिया है। अब्दुल बारी सिद्दीकी का मतलब यह है कि एक जमाने में लालू प्रसाद यादव का दायां हाथ कहे जाते थे और आरजेडी का बहुत बड़ा चेहरा है और आरजेडी का मुस्लिम फेस अब्दुल बारी सिद्दीकी को माना जाता है।
बिल्कुल, और ये जो खबरें हैं बीजेपी के फेवर में ही जा रही हैं और जैसे जैसे कॉन्फर्मेशन आती जा रही हैं कि सीट्स अब ट्रेंड्स पे नहीं, अब ये जीत में बदलती जा रही हैं। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जा रहा है कि बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय का जो बयान आया है उसे न केवल जो अपोजिशन पार्टीज हैं बल्कि एनडीए के अंदर ही कैसे देखा जाएगा। नेमतुल्लाह जी, मंजूर होगा? अमित शाह ने पहले तो कहा था कि जीते या हारे, ज्यादा होगा या कम होगा, जो भी कंडीशन होगी लीडरशिप नीतीश कुमार की है बिहार में। लेकिन अभी जो रुझान के साथ में रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं, इससे शायद मुझे नहीं लगता कि जेडीयू भी बहुत ज्यादा खुश होगी। आपको एक्सेप्ट होगा? बहुत ज्यादा सीटों का डिफरेंस है जेडीयू और बीजेपी के बीच में भी। इससे कोई फर्क नहीं है। हम मिल के लड़े थे और एनडीए हम हैं, और एनडीए के मुख्यमंत्री के तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने और बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा जी ने, इस सारे लोगों ने नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगा दिया गया था। और नीतीश कुमार के चेहरे पर, डबल इंजन के चेहरे पर ये चुनाव जो नतीजे आ रहे हैं वो आ रहे हैं। और किसी भी अच्छा नेमतुल्लाह जी, एक और बात का जवाब दे दीजिए। एक है सेंट्रल एनडीए और एक है बिहार वाला एनडीए। बिहार वाले एनडीए में चिराग पासवान रहेंगे या नहीं? आप लोग को कबूल है या नहीं? देखिए, ये तो पहले ही अलग हो चुके हैं एनडीए से। नहीं, अलग कहाँ हुए हैं? में भी तो अभी अलग कहाँ हुए हैं? तो अलग थोड़े ही हुए हैं। आप भी ऐसी बात कर रहे हैं, अलग थोड़े ही हुए हैं। वो नीतीश से अलग हुए हैं, बीजेपी से अलग थोड़े ही हुए हैं। अरे कहा ना चिराग पासवान ने, मैं तो मोदी जी का हनुमान हूँ, मेरा सीना चीर करके देखिए, मोदी जी ही नजर आएंगे। आपसे अलग हुए वो? नरेंद्र मोदी से नहीं हुए वो, ये और वो, और उन्होंने ये कहकर डिक्लेयर करके किया। देखिए, सुनिए, उनकी बात माना उन्होंने। अगर वो हनुमान थे, एक तरफा इश्क कर रहे हैं, तो उनकी बात माना। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को नेता मानो, उन्होंने नीतीश कुमार को नेता मानने के लिए नहीं है, तो उनसे कह दिया कि आप तुम वोट कटवा रह जाओगे, और वोट कटवा बन के रह गए। इसलिए अब उनको आने का कोई सवाल नहीं है। मैं बताता हूँ मोहम्मद नेमतुल्लाह जी, सुनिएगा आप। आपने कहा ना कि अधूरा इश्क किया। सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना। आपने कहा अधूरा इश्क किया। इश्क जो होता है 2.5 अक्षर होता है, प्यार भी, मेरी बात तो सुनिए। अरे महाराज, मेरी बात तो सुनिए। इश्क भी 2.5 अक्षर का होता है, प्रेम भी 2.5 अक्षर का होता है, प्यार भी 2.5 अक्षर का होता है। और 2.5 अक्षर में जो आधा अक्षर होता है ना, बड़ा जरूरी होता है। आधा अक्षर अगर ना हो उसमें, प्यार में भी आधा अक्षर ना हो, तो फिर ये शब्द पूरा नहीं होता है। और इसी तरह से एनडीए बिहार में पूरी नहीं होगी अगर चिराग पासवान साथ में नहीं होंगे। चिराग पासवान का मतलब यह कि दलित वोट बैंक साथ में नहीं होगा, दुसाध वोट बैंक साथ में नहीं होगा, महादलित अगर साथ में नहीं होंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा? इश्क आपका अधूरा रह जाएगा, आपका प्यार पूरा नहीं होगा। जी, महादलित नीतीश कुमार जी के साथ है, माझी जी हम लोग के साथ है, तो ये सारा लोग हमारे साथ हैं, ऐसी बात नहीं है। महादलित तो शुरू से माननीय रामविलास पासवान के टाइम्स के से ही हमारे साथ हैं, कि उनको बेचैनी हो गई थी उन लोगों को कि महादलित को जो स्पेशल प्रिविलेज दिया था नीतीश कुमार ने, आज के डेट में वो महादलित हमारे जदयू के साथ है, एनडीए के साथ। आनंद झा जी, हाँ एक मिनट रुकिएगा, बस एक सवाल और आनंद झा जी से पूछना चाहता हूँ। आनंद झा जी, जब एक घर चलता है ना, जो बड़ा गार्जियन होता है उसे डांटने का भी हक होता है और कान खींचने का भी हक होता है। अब ये बताएं आप, नीतीश कुमार अगर फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और अगर 5 साल तक पानी पी पी करके चिराग पासवान कोसते रहे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें मना करेगी कि भाई ठीक है आप हनुमान जी हैं, लेकिन ऐसा तो मत कीजिए ना, सरकार हमारी ही है? देखिए, मैं आपको पहले भी कहा कि एनडीए की सरकार एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे भी चलता है, और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे चलेगा, उसमें हमारे जो भी एनडीए के घटक दल हैं सब साथ रहेंगे। और थोड़ा बहुत तो अपनी पार्टी में, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र की स्थिति में कोई अपना विचार व्यक्त करना स्वाभाविक बात है और करे। यहाँ कोई नहीं, विचार व्यक्त एक अलग बात है। चिराग पासवान ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, बीजेपी एलजेपी की सरकार बनेगी और नीतीश को जेल भेजेंगे। विचार व्यक्त करना एक अलग बात है। मुख्यमंत्री को जेल भेजने की बात कही थी चिराग पासवान ने। मैं इससे सहमत नहीं हूं, और हो सकता है कि ऐसा बोले हों, लेकिन मुझे ये ज्ञात नहीं है कि ऐसा वो स्टेटमेंट दिए थे। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद मैंने बार बार कहा कि एनडीए एक साथ है और एनडीए एक साथ रहेगा। हमारे यहाँ
विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है और विचार अभिव्यक्ति किया जाता है, वो किसी भी तरह का विचार हो, लेकिन वो कमरे के अंदर हो तो ज्यादा बेहतर है, ऐसा हम लोग मानते हैं। मैं एक जो महत्वपूर्ण बात अभी साधना जी कह रही थी शूर्पणखा के संदर्भ में, तो शूर्पणखा को शूर्पणखा कहना तो इनको बुरा लगता है, लेकिन भारत के किसी भी संस्था के ऊपर में कांग्रेस की आस्था आज के तारीख में नहीं है। और चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय हों, चाहे इनके जो सीबीआई के द्वारा इनके नेताओं के ऊपर में किए गए कार्यवाही हों, चाहे ईडी के द्वारा किए गए कार्रवाई हों, और उस सब के लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की आनंद जी, आनंद जी, अतीत को पीछे छोड़ देते हैं। साधना भारती, हाँ एक मिनट, साधना जी बहुत देर से खामोश है। साधना जी जब खामोश होती है ना तभी आनंद नहीं आता है। आनंद जी, जब साधना जी खामोश होती है ना तभी आनंद नहीं आता है। सुनिए ना, अरे सुनिए, अब साधना जी को भी मौका दें, साधना जी को भी मौका दें, वरना मुझ पे नाराज हो जाएंगी साधना जी, वरना साधना जी मुझ पे नाराज हो जाएंगे। एक मिनट रुकिए, नहीं साधना जी को मैं बुलवाऊंगा। साधना जी, साधना जी एक काम करते हैं, अतीत की नाराजगी को दूर कर लेते हैं। आनंद जी एक मिनट रुकिए ना, साधना जी से बात करेंगे। नहीं सर, नहीं सर, एक मिनट, साधना जी को पूरा मौका दूंगा मैं। साधना जी, अतीत को पीछे छोड़ देते हैं, किसने क्या कहा किसने क्या नहीं कहा, रामायण के किरदार उठा करके किसने क्या क्या कहा छोड़ देते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं 2 मिनट के लिए। कहते हैं कि जब भी कोई शुभ काम होता है, अगर लोकतंत्र मजबूत होने की तरफ अग्रसर होता है ना, ये शुभ काम है। और जब भी शुभ काम होता है, मैं बोलता हूं जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप भी बोलिए, अब जय श्री राम। हाँ, मैं जय श्री राम, जय सिया राम, राम जी की जय मैं बोलती हूँ, बिल्कुल बोलूंगी। ये तो मुझे बचपन से सिखाया गया है। मैं सनातन धर्म की अनुयायी हूँ, सनातन परिवार में पली बड़ी हूँ, किसान परिवार की बेटी हूँ मैं, और बिल्कुल मैं बोलूंगी। इसके लिए मुझे किसी से सर्टिफिकेट तोड़ना चाहिए? बफौती तोड़ना है राम किसी ने पेटेंट लिया है क्या राम के नाम? अरे मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा साधना जी कि मैं भी बोलता हूँ, आप भी बोलेंगे। मैं, मेरी हैसियत थोड़ी है कि मैं आपको सर्टिफिकेट दूंगा, आप इतनी बड़ी नेता हैं। अच्छा, आनंद जी सर्टिफिकेट बांट रहे हैं आप लोग। यदि हम सर्टिफिकेट बांटते हैं तो उसके बावजूद भी जनता हमको सर आंखों पर बिठाती है, और इन लोगों का सर्टिफिकेट सारा का सारा 10 जनपद पर में जाके समाप्त हो जाता है, रॉबर्ट वाड्रा पर में जाके समाप्त हो जाता है, राहुल गांधी पर में समाप्त हो जाता है, प्रियंका गांधी पर में समाप्त हो जाता है। इन सबों की जो अवधारणा है वो राम और कृष्ण और आशीष, मुझे ऐसा लग रहा है कि राम जी ने बेड़ा पार कर दिया, ये चीज अब सबको समझ में आ रही है आशीष। कैसे राजीव और गांधी ये वो परिणाम है, वो एक रुझान है जो परिणामों में अब बदलने शुरू हो गए हैं। और साधना जी, दीवान जी, मैं दोनों को यहाँ पर लाना चाहूंगा, और ये एक एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू हमारे दर्शक भी थोड़ा इसे समझे और जाने। देखिए, ये जो रिजल्ट्स हैं ये न केवल बिहार के लिए हैं, बल्कि आगे जितने भी स्टेट इलेक्शंस होंगे इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल, वहां पर कांग्रेस एज अ पार्टी कितना, उनकी अलायंस पार्टी जो रीजनल अलायंस पार्टीज हैं यूपीए की, वो कितना भरोसा रख पाएंगी, कितना सीट शेयरिंग कर पाएंगी, इस पर भी असर पड़ेगा कि नहीं। साधना जी, पहले आपसे उत्तर, फिर दीवान जी से एनालिसिस लेंगे। देखिए, इस पर देखिए, जब भी सीटों के गठबंधन की बात होती है कि हम कितनी सीटों पर लड़ेंगे, कितनी मिलेंगी, कितनी जीतेंगे, फिर कौन मुख्यमंत्री, ये सब चीजें एक विचार विमर्श के बाद होती है। पार्टी इसके लिए रणनीति बनाती है, इसको तय करती है। किसी भी टेलीविजन पर बैठकर ये कह देना कि आगे ये आसान हो जाएगा या मुश्किल हो जाएगा, मुझे लगता है कठिन है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगी कि सर्टिफिकेट बांटने की बात ना किया करें। ये राम को नहीं जानते तो सीता के अस्तित्व तक को नकारते रहे। मैं केवल इतना कहूंगी कि राम नहीं मिलते ईटा और गारा में, राम मिले निर्धन की अश्रुधारा में, राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को, राम मिले हैं अंगद वाले पांव में, राम मिलेंगे पंचवटी की छांव में, राम मिले हैं मर्यादा से जीने में, और राम मिलेंगे बजरंगी के सीने में। राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, और राम नहीं मिलते झूठे वादों के ढेरों में। तो लोकतंत्र की हत्या का अभियान अगर ये चलाते रहेंगे तो उससे लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। भाजपा के कोई नेता किताब लिखते हैं कि ईवीएम की खिलाफत करते हुए उनकी किताब आती है, तो अगर उसको हम व्यक्तिगत मान सकते हैं तो ये मैं कहूंगी, मैंने इससे पहले भी मनीष अवस्थी जी के साथ कई बार डिबेट की है, और जब भी मैं आती हूँ तो व्यक्तिगत जब मेरे से कुछ पूछा जाता है, मैंने कईयों बार कहा है कि ईवीएम पर एक शंका बनी रही, चाहे वो चुनाव रहे, जीत हो हार हो। आप जीतते हैं तब नहीं बनती है साधना जी। आज अगर मैं बोलूंगी, कांग्रेस की भी राज्य सरकार है, कई जगहों पर है, आप जीतते हैं तब ये संशय क्यों नहीं बनता है? नहीं, बिल्कुल, मैंने तो जीत के बाद भी संशय जताती रही हूँ। अच्छा, आपको अपनी जीत पर भी, कांग्रेस पार्टी की जीत पर भी संशय रहता है?
नहीं, जीत पे संशय कभी नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि हम ग्राउंड पर कितना काम करते हैं। मैं खुद स्टार प्रचारक हूँ पार्टी की, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ, 2.5 साल की उम्र से बोल रही हूँ, अब तक हजारों जनसभाएं कर चुकी हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए आवाज उठाती हूँ, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ती हूँ। मैं जानती हूँ कि किस तरह की विचारधारा जनता में। आज जो बिहार की जनता अगर मैंडेट दे रही है तो पार्टी डिवाइडेड क्यों हुई है? ऑफिशियल अनऑफिशियल स्टैंड वाली बातें, जब आपकी सीट्स और ट्रेंड्स, अब तो ट्रेंड्स रिजल्ट्स में भी कन्वर्ट होने शुरू हो गए हैं, ये दो चार शगुफे छोड़ देना सीनियर लीडर्स द्वारा, या तो आप राशिद अलवी जी को डिसोन कर दीजिए कि वो लीडर नहीं है आपके, या तो फिर संजय निरुपम, कपिल सिब्बल डिसोन कर दीजिए, ये लीडर नहीं है। ये ऑफिशियल गेम खेलना, फिर अनऑफिशियल खेलना, फिर एक शगुफे छोड़ना। खैर सादा जी, चलिए आपसे सुना। दीवान जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर्स आ रहे हैं, और जैसे कि हमने देखा है कि ये न केवल कांग्रेस की लीडरशिप पर अभी क्वेश्चन कर रहा है, बल्कि आने वाले कई विधानसभा चुनाव में जो भी रीजनल अलायंस पार्टीज होंगी, वो बिहार के नंबर्स की तरफ कांग्रेस को बता देंगी कि देखिए भैया, आप तो डूबे ही थे, हमको भी ले डूबे। ये तेजस्वी के मन में अब ये चल रहा होगा, और ये आगे भी कांग्रेस की लीडरशिप पर क्वेश्चन खड़ा करेगा। दीवान जी, बिल्कुल, क्योंकि देखिए कांग्रेस की दिक्कत ये है कि जब भी कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप कमजोर होती है, उसके अलग अलग नेता अलग अलग तरह के बयान देते हैं, और वो अभी रिफ्लेक्ट कर रहा है। बिहार में कांग्रेस आरजेडी की बी टीम है। बिना आरजेडी की सहायता के कांग्रेस अपने बूते पर वहां इंडिपेंडेंटली चुनाव नहीं लड़ सकती और ना अपने कैंडिडेट जिता सकती है। वही हाल अगले आने वाले चुनाव में बंगाल का उदाहरण है। बंगाल में भी वो किसी न किसी की बी टीम बनकर के चुनाव लड़ेगी। अभी वहां तृणमूल कांग्रेस सत्ता में है, उनकी सीधी लड़ाई बीजेपी से है। कांग्रेस वहां सीपीएम से गठबंधन कर चुकी है। सीपीएम और तृणमूल की पुरानी लड़ाई है, तो कह नहीं सकते कि कांग्रेस वहां कहां खड़ी होगी, क्योंकि कांग्रेस का एक भी ऐसा नेता नहीं है वहां पे वेस्ट बंगाल में जो अपने दम पे पार्टी को खड़ा कर सके, जैसा बिहार में। आज बिहार में बताइए कौन वो तैयारी ऑलरेडी दिख रही है। राशिद, हमने देखा अमित शाह ऑलरेडी वहां पर पूरा डेरा लगा चुके हैं, और साथ ही साथ कांग्रेस लीडरशिप दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। एक बड़ा चीज है दीवान जी ने जो कहा राशिद, कांग्रेस बी टीम बन गई है। इमेजिन कीजिए 5-6 साल पहले कोई ये इमेजिन कर लीजिए या फिर ये बोल दीजिए कि कांग्रेस बी टीम है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं साउंड करता था। आज ये हालत हो गई है, कांग्रेस बी टीम बन गई है स्टेट्स में। कांग्रेस कहना चाहूंगा, मैं सबसे बड़ी बात कर रहा हूं, मैं इंटरव्यू कर रहा हूं। एक चीज और बोलना चाहता हूं, एक मिनट, कि देखिए पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान या जहां भी उनने अच्छा परफॉर्म किया है, छत्तीसगढ़, वहां के लीडर थे, वहां लोकल लीडर थे, स्ट्रांग लीडर थे, जो कांग्रेस को आगे ले गए। लेकिन दीवान जी, एक चीज मैं नहीं हो रहा, मतलब बिहार में कोई नहीं दिखता, बंगाल में कोई नहीं दिखता, असम में। यस प्रिया गो। ईवीएम को लेके देखिए हैकिंग की शिकायतें आती रही है, और अब पुष्पम प्रिया ने बकायदा ये ट्वीट कर दिया है कि हमारे वोट चुराए गए हैं, ईवीएम की हैकिंग हो गई है बिहार में, तो अगर हम जीते तो हमारी जीत है, और अगर कोई दूसरा जीते तो इसका मतलब ये समझ लिया जाए कि ईवीएम हैक हो गया है। इस पर आपका कमेंट दीवान जी। लोकतंत्र का अगर मजाक मखौल उड़ाना है तो आपके सबसे बड़े, लोकतंत्र का मजाक उड़ाना है तो सबसे बड़ा लीडर आज लोकतंत्र का मजाक उड़ाने वाला ट्रंप है। और आप भी बोल सकते हो कि हमारे वोट चुरा लिए, हमारे वोट हाईजैक कर लिए। ये तो एक मतलब आप सामान्य सी चीज है ना, रिएक्शन नंबर के हिसाब से दिखता है कि ईवीएम में ब्लूटूथ का सिग्नल मिल रहा है कि नहीं। अगर आपकी पार्टी जीते तो ब्लूटूथ नहीं काम कर रहा है, और अगर हारने लगे तो सिग्नल मिल रहा है ब्लूटूथ का, ब्लूटूथ वाईफाई सब मिलने लगता है। राशिद, कैसे काम कर यार हम आप बताइए, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। जेपी दीवान जी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया था अभी आशीष ने, ठीक 2 मिनट पहले। आशीष वाला वो पॉइंट उठाते हैं, लेकिन उससे पहले सकरा विधानसभा सीट से जेडीयू प्रत्याशी की जीत हुई है, और मैं एडिटोरियल टीम को मेरा एक संदेशा तुरंत ही पहुंचाया जाए, क्योंकि अभी भी करीब 68% वोटों की गिनती बाकी है। बिहार में अब तक 32% वोटों की गिनती पूरी हुई है। 1 करोड़ 31 लाख वोटों की गिनती पूरी हुई है। जो भी अभी एडिटोरियल रनडाउन पर बैठा हुआ हो, उससे कहिए ये खबर तुरंत ब्रेक करें। 1 करोड़ 31 लाख वोटों की गिनती पूरी हुई है। बिहार में अब तक 32.2% वोटों की गिनती हुई है, और करीब 68% वोटों की गिनती बाकी है। और अभी जो आशीष बात कर रहे थे, आशीष ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि 5 साल पहले या 6 साल पहले सोच करके देखिए कि कहीं पर भी कांग्रेस को बी टीम कहा जाए, लेकिन
हिंदी बेल्ट में सबसे बड़ी बात यह है कि 1984 के बाद से अभी तक बी टीम तो क्या, सी टीम का भी दर्जा यूपी में नहीं पा पाई है। और 89 के बाद से यानी भागलपुर दंगों के बाद जितनी पीछे चली गई कांग्रेस, भले ही लाख तुष्टीकरण की राजनीति करती रहे, हिंदी बेल्ट के इन दो स्टेट में 80 के दशक के बाद कभी भी वापसी नहीं हुई है। 84 के बाद यूपी में वापसी नहीं हुई है, 89 के बाद बिहार में वापसी नहीं हुई है। और वापसी के लिए पॉलिटिकल रिवाइवल का लॉन्च पैड अभी भी ढूंढा जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है। लेकिन अभी की बड़ी खबर जो मैं बता रहा हूं, मेरा संदेशा प्लीज अभी के अभी एडिटोरियल टीम तक पहुंचाया जाए। करीब 68% वोटों की गिनती बाकी है। मोहम्मद नेमतुल्लाह जी, अभी बहुत ही ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ अभी भी बदल सकता है। 68% वोटों की काउंटिंग अभी भी बाकी है। जी बेशक, अभी हम लोग ये लास्ट तक इंतजार देखेंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग फील गुड में आ गए हैं। फील गुड तो वो लोग हैं जो अरे ऐसी चीज का नाम मत लीजिए ना कि बीजेपी को तकलीफ हो। आप भी फील गुड का नाम ले रहे हैं। 2004 16 साल पहले का उठा लिया फील गुड आपने। आनंद झा जी को तकलीफ हो जाएगी फील गुड के नाम पर। अभी जेडीयू बीजेपी एक है, ऐसी बात मत कीजिए। जहां पर विचार बिल्कुल उत्तर दक्षिण हो जाएं, ऐसा नहीं करते हैं। क्या करते हैं आपने नेमतुल्लाह जी? अभी तो अच्छा वक्त आया है, आप फील गुड की बात करेंगे। एग्जिट पोल में वो लोग बहुत खुश हो गए कि एग्जिट पोल है, तो हमारा आज जब गिनती हो गई, बढ़त मिलने लगा, तो अब ईवीएम पर चले गए। तो इस तरह से, और उनकी सरकार झारखंड में बनी, उसमें ईवीएम पर कोई चैलेंज नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ में बना, उसमें कोई ईवीएम में चैलेंज नहीं किया गया। तो जब तक के वो ईवीएम एग्जिट पोल रहा, ये बड़ी खुश हो गए ईवीएम एग्जिट पोल में हम आ रहे हैं। तो इस तरह से अब हर तरह से आवाज उठने लगी। बड़े नेता हैं राशिद अल्वी साहब, उन्होंने अपना बयान दे दिया। और आपके ये संजय निरूपम में वो बयान दे दिया। तो इस तरह से ईवीएम पर, इलेक्शन पर उंगली नहीं उठाना है, इलेक्शन कमीशन पर नहीं उठाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन एक ब्रेक करें, तुरंत ही ब्रेक कीजिए। ये बहुत बड़ी खबर है। कभी भी आंकड़ा पलट सकता है, कभी भी आंकड़ा बदल सकता है, कभी भी आंकड़ों में बड़ा उलटफेर हो सकता है। बिहार में 68% वोटों की गिनती अभी भी बाकी है। बिहार में कभी भी पलट सकता है आंकड़ा। और ऐसे में अभी बताया जा रहा है कि बिहार में अभी तक 32.2% वोट ही गिने गए हैं। यहाँ पर जेपी दीवान जी को लेकर के आना बहुत जरूरी है। जेपी दीवान जी, पिछली बार के मुकाबले इस बार काउंटिंग, पप्पू यादव, जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव लाइव, जगहों पर आप हालात को देखेंगे तो उससे आपको पता चलेगा। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी को एलजेपी ने तो बहुत ज्यादा डैमेज किया। जो सोच थी बीजेपी की वो सफल हुए, लेकिन नीतीश कुमार जी का जो वोटर है वह तटस्थ रहे। मुझे लगता है कि वो वोटर नीतीश कुमार जी से अलग नहीं हो पाए, और वो नीतीश कुमार के कारण बीजेपी को भी वोट पड़ी, और नीतीश को भी और उनके गठबंधन को भी। मोटे तौर पर आपको क्या लगा, ऐसी बातें दिख रही है? देखिए, जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, मुझे लगता है कि जो मेजोरिटी दिखाई जा रही है, बहुत ज्यादा मेजोरिटी तो होगी नहीं। अब 120, 122 कहीं न कहीं रुकेगी, कहीं न कहीं 121। हालात सही नहीं है, और मुझे लगता है कि अपर हैंड एनडीए का है, और अपर हैंड यदि एनडीए का है तो सरकार वही बनाएगी जो हालात है उसमें कोई बहस के मुद्दे तो है। और जब चुनाव के परिणाम सुबह में ठीक थे तब तो ईवीएम पे सवाल नहीं उठ रहे थे, लेकिन अचानक से उदित राज ने ट्वीट करके ईवीएम पर सवाल खड़ा किया है, और इलेक्शन कमीशन ने साफ स्पष्टीकरण दिया है कि देखिए ईवीएम फुल प्रूफ है, इस पर कोई टेम्परिंग नहीं। इसमें ईवीएम को हटना तो चाहिए। ईवीएम से चुनाव, बैलेट पेपर से चुनाव हो। ईवीएम एकदम, जब सारा एग्जिट पोल एक तरफ था और एनडीए और बीजेपी कंप्लीट, जेडीयू एकदम कंप्लीट एक ही बात पर रहे थे कि हम चुनाव जीतेंगे, तो उसमें मुझे तो लग रहा था साइलेंट वोटर जो उनका है वो तो वोट दिया है। लेकिन चुनाव के बीच में भी कुछ जगहों पर ईवीएम वोट का ट्रेंड दिखाया गया था कि हम डाले कहीं है और गया कहीं है। तो ईवीएम, मेरा मानना है कि ईवीएम के साथ चुनाव नहीं होना चाहिए।
और इन सबके बीच बिहार में लड्डू जम रहा है चुनाव जीतने के बाद, कहीं दिख नहीं रहा है, लड्डू को लेकर कोई जोश नहीं दिख रहा है। बीजेपी बड़ा सावधानी से अभी तो कुछ पत्ते नहीं खोल रही, डरे हुए हैं सभी लोग। बिहार के वोटर की जो स्थिति है, मुझे लगता है कि वहाँ जात पात धर्म मजहब से निकल नहीं पा रहे। नीतीश कुमार एक बार भी सेवा नहीं किए, कहीं निकले नहीं, और युवराज ट्वीट के अलावा कुछ किए नहीं, और वोट मिल जाना, मुझे लगता है कि सेवा का और संघर्ष का कोई औचित्य बिहार में नहीं है। जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव को सुन रहे थे आप। यहां पर यह भी समझना बहुत जरूरी होगा, पप्पू यादव, उपेंद्र कुशवाहा, एआईएमआईएम के नेता, वीआईपी वाले मुकेश सहनी जो अपने आप को सन ऑफ मल्लाह कहते रहे हैं, सिमरी बख्तियारपुर और आसपास के इलाके में जो मल्लाह वोट है उन्हें इंटैक्ट करने की बात कहते रहे हैं, और हां जीतन राम मांझी, ये छोटे छोटे जो खिलाड़ी हैं कितने की प्लेयर साबित हुए हैं गठबंधन के लिए, गठबंधनों के लिए, वोट काटने के लिए, वोट को बिखेरने के लिए और वोट को एकजुट करने के लिए। यह भी समझना बहुत जरूरी है, और हां इसे हम सोशल इंजीनियरिंग के दायरे में ही लेकर के चलेंगे, क्योंकि बिहार के बारे में कहते हैं कि बिहार से जाति है कि जाति नहीं। यहां पर मुस्लिम यादव की अलग राजनीति होती है, दलित की अलग होती है, महादलित की अलग होती है, और हां ओबीसी में भी ईबीसी की अलग होती है और एमबीसी की अलग राजनीति।